अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस आज हम करेंगे उर्दू की रीडिंग। हमारा चैप्टर का नेम है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। तो गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सुबह अखबार में ये पढ़ कर दिल धक से रह गया कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का आज सोम है। खामोश ज़िंदगी खामोश मौत। मिर्ज़ा साहब की अदालत मिजाज या मर्द अलमौत की इतला इससे पहले कहीं से नहीं मिली। हाल ये कि परसों वो हालत फरमा गए और उनके सैकड़ों दोस्तों और कदरदानों को इनकी इतना अर्तहाल की खबर तक न हुई। अफसोस इतना बड़ा साहब कमाल के हम में से उठ जाए और उसकी सुनावी हम तक ना पहुँचे। कितने बेखबर हैं हम लोग। जिंदा कौमों का ये शार नहीं होता कि अपने हायल कमाल से गाफिल हो जाएं। अपनी गाफिलत महाना होती है। शायद हमारी गफलत ही की सज़ा कि मिर्ज़ा साहब को यूँ अकेले हमसे छीन लिया गया। आलम की मौत होती है। अभी हमको इनका अंदाज़ा नहीं हो सकता कि मिर्ज़ा साहब की रुखसत हो जाने से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। अब उनके अदम मौजूदगी रह कर हमें उनके याद दिलाएगी और वक्त के साथ उनकी जुदाई का घाव बढ़ता जाएगा। मिर्ज़ा साहब बहुत ही खामोश काम करने वालों में से थे, यानी इतने खामोश कि खुद उनके ज़माने के अक्सर लोग भी उनके आलमी और अदबी कारनामों से वाकिफ़ नहीं हुए। दरअसल खुद मिर्ज़ा साहब शोहरत से घबराते थे, पब्लिक प्लेटफार्म पर आना पसंद नहीं करते थे, काम करते थे, अस्ताज की तमन्ना और सिले की परवाज़ बेनिहाल होकर काम करते थे। अपनी तस्कीन के लिए काम करते थे, इसलिए कि उन्हें काम करना होता था। फरमाइश के उन्होंने सारी उम्र नहीं की। उन्होंने अब से 55 साल पहले सर अब्दुल कादिर के रिसाले मज़मून में लिखे, मगर शेख साहब की फरमाइश पर नहीं बल्कि खुद की जी लिखने को चाहा। मिर्ज़ा साहब किसी को खुशी करने के लिए नहीं लिखते थे। मिर्ज़ा साहब पैसे के लिए भी नहीं लिखते थे। पैसे की उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की, बल्कि पैसे के ज़िक्र पर वो चिढ़ जाते थे और उन्हें मनाना मुश्किल हो जाता था। लाहौर के अक्सर पब्लिशरों ने मिर्ज़ा साहब से किताबें लिखवानी और बड़ी बड़ी रकमें पेश करनी, मगर मिर्ज़ा साहब ने उन्हें एक लफ्ज़ लिख कर नहीं दिया। और जब अपना पहला नावल यासीन लिखा तो अपने एक शरगेज़ पब्लिशर को बेमर्द दे दिया। इसके कुछ अरसे बाद दूसरा नावल ख्वाब हस्ती लिखा, इसे भी बगैर कुछ लिए दिए छुपवा दिया। एक पब्लिशर साहब लाहौर दिल्ली मकसद से घर से आए थे कि मिर्ज़ा साहब से नावल लिखवाएंगे। मैंने उन्हें समझाया कि मिर्ज़ा साहब नहीं लिखेंगे, मगर वो बड़े बड़े मजरू के खरीद चुके थे। ना माने, बोले हम इन्हें एक नावल का 1000 रुपया देंगे, वो क्यों नहीं लिखेंगे। ये वो ज़माना था कि 200-250 रुपये में अच्छा खासा नावल पब्लिशर को मिल जाता। चनाचा मुझे अपने साथ लेकर मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने तारुफ कराया। मिर्ज़ा साहब का माथा टेकना। पब्लिशर ने छोटे ही नावल लिखने की फरमाइश की। मिर्ज़ा साहब बड़े ठंड मिजाज के आदमी थे। बोले आप मेरे नावल के 5000 दे दें, मगर 10,000 दे देंगे कि मुझे ये मंजूर नहीं कि जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूँ। 5-10 हज़ार की बात सुनकर पब्लिशर साहब की पेटी गुम हो गई और 2-4 मिनट पहले बदल कर रुखसत चाहिए। मिर्ज़ा साहब इस ज़माने में अपनी मज़रूल किताब मज़हब अल बातिन लिख रहे थे, जिसे मुकम्मल होने के बाद उनके दोस्तों प्रोफेसर आबादी उनसे ले गए और लाहौर में वो किताब शाया होती। मिर्ज़ा साहब का सिर्फ यही एक आलमी कारनामा है, मगर ऐसा कि कारनामा की उर्दू की अगर तो उम्दा किताबें में छांटी जाए और मज़हब अल बातिन को ज़रूर शरीक करना पड़ा। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शरफ के एक मुतलक ख़ानदान के चश्मे और चिराग थे। तरहब खबीर खाम से आगे बढ़कर एक रास्ता सीधे हाथ को मुड़ जाते इसी के नाम पड़े हुए मिर्ज़ा साहब का आबाई मकाम इसी इलाके में सर सैयद अहमद खान का कदीम मकान भी था। सर सैयद से भी मिर्ज़ा साहब की अजीज़दारी थी और मुंशी ज़िक्रुल्लाह से भी उनकी गुरबातदारी हो गई। 50-60 साल दिल्ली के मुसलमानों से अंग्रेज़ तालीमात अच्छी नज़रों से
نہیں دیکھا جاتا، مگر یہ سار سید مسلمانوں کے اس غلط نظریے کے بہت اضلاع کر دیے۔ اس زمانے سے دلی کے دو نوجوان نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عالمی حلقوں میں نمودار حاصل کی۔